हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में। तो जो हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री बनाते हैं तो उस इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ध्यान रखने वाली होती हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्लांट का पूरा लेआउट पढ़ेंगे कि जो भी हम इंडस्ट्री बनाते हैं उसमें कैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कौन सा रूम कैसे बनाते हैं, कितने साइज़ का बनाते हैं और कैसे उसमें पेंट होता है, कैसे फ्लोर होता है। तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके साथ ही इस चैप्टर में बहुत से और पॉइंट्स हैं। फर्स्ट तो हमने क्या पढ़ना है, लेआउट। लेआउट मतलब कि हम इंडस्ट्री की जो पूरी प्रेमाइसिस क्या होती है, लैंड होती है इंडस्ट्री जिसके ऊपर हम इंडस्ट्री बनाते हैं। तो जो भी हम फार्मास्यूटिकल के लिए लैंड खरीदेंगे, उसके ऊपर इंडस्ट्री बनाएंगे, उसका लेआउट मतलब उसका पूरा चार्ट। हम जैसे घर बनाने से पहले, कंस्ट्रक्शन होने से पहले उस घर का लेआउट बनाते हैं, कौन सा रूम कहाँ रखेंगे, किचन कहाँ रखेंगे, वैसे ही हम इंडस्ट्री का लेआउट बनाते हैं। तो उस लेआउट के अकॉर्डिंग ही इंडस्ट्री हम मैन्युफैक्चर करवाते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे कि आप इस चैप्टर में आपने और क्या क्या पढ़ना है। सेकंड टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल एक ये पार्ट है, इंडस्ट्री का पार्ट है, जिसके अंदर हम जो मेडिसिन जो हम बनाते हैं उसकी क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्वालिटी को कैसे अच्छा बनाया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा इस चैप्टर में क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स कि जो भी हमारी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोसेस हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, उसको हम क्या करेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर हम उसको मतलब कि स्टेप बाय स्टेप पहले उसका हाइपोथेसिस बनाएंगे। मतलब कि हम रिकॉर्ड बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि हम कैसे प्रोसेस को करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। तो प्रोसेस को अप्लाई करने से पहले हम जो उसका चार्ट बनाएंगे कि हम कैसे प्रोसेस करेंगे, कितना मतलब कि पाउडर लेंगे, कैसे टैबलेट बनाएंगे, बनने के बाद कैसे पैकिंग होगी, वो सारा कुछ आता है क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर। क्वालिटी एश्योरेंस में जो एक्चुअल काम है वो है डॉक्यूमेंटेशन का। मतलब कि कोई भी प्रोसीजर होने से पहले उसका डॉक्यूमेंटेशन, और होने के बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन, और होने के टाइम जब मेडिसिन बन रही है, इन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोसेस हो रहा है, वो सारा कुछ हम डॉक्यूमेंटेशन में जो भी लिखते हैं वो सारा कुछ आता है क्वालिटी एश्योरेंस में। जो भी हम सामान खरीद रहे हैं उसके जो बिल्स हैं, जो हम सामान बेच रहे हैं उसका जो बिल्स हैं, और इसके अलावा हम कोई भी रॉ मटेरियल को मतलब क्वालिटी उसकी चेक करने के लिए, टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं, उसके जो बिल चार्जेस हैं, मतलब जो भी XYZ जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो सारा आएगा क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कैलिब्रेशन। और नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा वैलिडेशन। कैलिब्रेशन मीन्स कि जो भी हम मतलब क्वांटिटी चेक करते हैं, क्वांटिटी सेट करते हैं किसी भी चीज़ की, कि हमने 100 mg की टैबलेट में इतना mg हमने पाउडर लेना है, इतना mg हमने एक्टिव इंग्रेडिएंट लेना है, इतना हमने व्हीकल लेना है, वो सारा आएगा कैलिब्रेशन के अंदर, कि हम कैसे किसी भी चीज़ को कैलिब्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद आएगा वैलिडेशन। वैलिडेशन मीन्स कि जैसे हम कोई भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट पंचिंग की या कैप्सूल फिलिंग की, कोई भी हम मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हमें वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है मशीन को मेडिसिन बनाने से पहले। मतलब मेडिसिन बनाने से पहले हम उसको वैलिडेट करेंगे कि ये जो मशीन है एक्यूरेटली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अगर मशीन एक्यूरेटली वर्क नहीं कर रही तो आप जितना मर्जी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल ले लो तो मेडिसिन जो है वो ख़राब बनेगी। तो हर चीज़ को आपको वैलिडेट करना ज़रूरी है। रॉ मटेरियल को, जो रॉ मटेरियल आया है इंडस्ट्री में, उसको रॉ मटेरियल के आने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद वैलिडेशन होता है। उसके बाद जो इक्विपमेंट्स हैं उनका वैलिडेशन होता है। जो हमारे पास मैन पावर है जिसको हम लेबर बोलते हैं, जो हमने लेबर रखी हुई है, ऑपरेटर्स रखे हुए हैं मशीन के लिए, वो सब ह्यूमन बींग्स का भी वैलिडेशन होता है कि ये एकदम सही तैयार होके आए हैं या नहीं आए, क्योंकि वो घर के कपड़ों में नहीं आ सकते, उनको अलग से ड्रेस दी जाती है ऑपरेटर्स को, तो वो वही ड्रेस में है या नहीं है, शू कवर पहने हैं या नहीं पहने, हेड कवर पहना है या नहीं। तो हर चीज़ का वैलिडेशन होना इंडस्ट्री में ज़रूरी है। अगर वैलिडेशन हुआ है तो ही एक क्वालिटी प्रोडक्ट हमें मिल पाता है, और ये हम पढ़ेंगे वैलिडेशन में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है CGMP। CGMP है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। मतलब कि आज के टाइम में जो करंट अच्छी जो प्रैक्टिसेस हैं मैन्युफैक्चरिंग करने की, जो पॉइंट्स हैं स्टेप बाय स्टेप, वो हमने पढ़ने हैं। कि हम कोई भी एक अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आइडियली उसके स्टेप्स कैसे होने चाहिए या आइडियली उसका प्रोसेस कैसे होना चाहिए, वो हम इसमें पढ़ेंगे। कि अगर हमें एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए तो हम कैसे गुड मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसकी, तो वो हम पढ़ेंगे। ये आपका इस पूरे
चैप्टर का पूरा ओवरव्यू है शॉर्ट के अंदर। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लेआउट से कि इंडस्ट्री का लेआउट कैसा होता है। तो जो इंडस्ट्री का लेआउट है ये है एंट्रेंस। एंट्रेंस मीन्स कि जहाँ से सभी वर्कर्स एंटर करेंगे, या फिर जो मेन एंट्रेंस गेट होगा वो होगा ये साइड में। और ये होगी बैक एंट्रेंस। बैक एंट्रेंस से क्या होगा, इससे रॉ मटेरियल अंदर एंटर होगा। रॉ मटेरियल कभी भी मेन एंट्रेंस से एंटर नहीं होता इंडस्ट्री में, वो हमेशा बैक एक अलग से उसके लिए गेट होता है, अलग से एक रूम होता है एंट्रेंस का, वहीं से ही रॉ मटेरियल एंटर होता है। तो रॉ मटेरियल बैक वाले गेट से आएगा और ये फ्रंट एंट्रेंस एक ही रहती है इंडस्ट्री में, जिसमें जो भी एंट्रेंस लेगा इस इंडस्ट्री के अंदर उसकी चेकिंग होगी और उसके फ़ोन जो है फ़ोन सबके यहाँ पे मतलब कि गेट पर ही एंट्रेंस में ही रख लिए जाते हैं। और यहाँ पे सभी मतलब जो इक्विपमेंट्स लेकर आते हैं वो कोई एंटर नहीं कर सकते। मतलब कोई भी पर्सनल अपना कुछ भी सामान लेकर आता है वो इंडस्ट्री के अंदर एंटर नहीं हो सकता, वो यहीं पे ही मतलब कलेक्ट कर लेते हैं, जो गार्ड होते हैं वो यहीं पे रख लेते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर कोई भी सामान ले जाना मना होती है। और इसके बाद हम बात करेंगे एंट्रेंस होने के बाद ये फर्स्ट रूम है चेंजिंग रूम। चेंजिंग रूम के अंदर क्या होगा, चेंजिंग रूम के अंदर एंट्रेंस होने के बाद चेंजिंग रूम के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी वर्कर्स हैं वो अपने शू कवर्स लेंगे, शू कवर डालेंगे, अपनी ड्रेस चेंज करेंगे। जो भी उनको ऑपरेटर्स को ड्रेस दी जाती है वो क्लीन एकदम ऑटोक्लेव होके आती है ड्रेस, वो ऑटोक्लेव्ड ड्रेस पहनेंगे और अपना हेड कवर करेंगे, मास्क लगाएंगे, शू कवर पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे। और ग्लव्स पहनने के बाद भी वो अपने मतलब 70% IPA से अपने हैंड वॉश करेंगे। 70% IPA क्या होता है, 70% IPA मीन्स आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है सैनिटाइजेशन के लिए, मतलब हैंड्स को सैनिटाइज करने के लिए 70% IPA यूज़ किया जाता है। चेंजिंग रूम के अंदर हर जगह लगा होता है ये, जिससे कि ये अपने हैंड वॉश करेंगे ग्लव्स डालने के बाद भी और पहले भी। उसके बाद चेंजिंग रूम के बाद बारी आती है कि वो एयर लॉक यहाँ डोर होंगी, जिससे कि वो जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग एरिया में। यहाँ से रॉ मटेरियल एंटर होगा। रॉ मटेरियल एंटर होगा कहाँ पे, क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल की टेस्टिंग के लिए। रॉ मटेरियल जो भी आया है वो पहले टेस्टिंग के लिए जाएगा। रॉ मटेरियल बिना टेस्ट के कभी भी मैन्युफैक्चर नहीं होता। रॉ मटेरियल आने के बाद पहले उसकी टेस्टिंग होती है। तो सबसे पहले तो हम कोई भी रॉ मटेरियल आया XYZ, मान लीजिए IPA आया है, IP मटेरियल आया है, एक्टिव इंग्रेडिएंट आया है, जैसे कि पैरासीटामॉल आया है या फिर इबुप्रोफेन आया है, सिंपल ड्रग आई है तो उसकी भी टेस्टिंग होगी। मान लीजिए कोई व्हीकल आया है, सिंपल वाटर आया है, हमने वाटर डाल के मेडिसिन बनानी है, सिंपल वाटर जो आया है वो भी टेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि हमने मेडिसिन तो टेस्ट कर ली, उसकी तो हमने क्वालिटी बहुत अच्छी खरीद ली, अच्छी महंगी वाली क्वालिटी खरीद ली, हमने अच्छे ग्रेड का पैरासीटामॉल खरीद लिया, बट जब बात आएगी वाटर की तो हमने वाटर नॉर्मल टैप वाटर मिक्स करके हमने टैबलेट बना दी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम मेडिसिन के लिए जो भी XYZ जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं A to Z सारी चीज़ें क्या हैं यहाँ पे टेस्ट होंगी बनने से पहले। तो सबसे पहले तो यहाँ पे रॉ मटेरियल की टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग के टाइम ये जो गेट लगे होंगे ये एयर लॉक वाले गेट होंगे। एयर लॉक मीन्स असेप्टिक एरिया के अंदर एयर लॉक वाले गेट होते हैं। एयर लॉक मीन्स कि आप वो गेट को सिर्फ बाहर की साइड ही खोल सकते हैं, अंदर की साइड नहीं खोल सकते, क्योंकि लिए बाहर का जो भी डस्ट है एनवायरनमेंट में, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो अंदर एंटर हो जाते हैं अंदर की तरफ खोलते ही, इसलिए वो गेट हमेशा बाहर की तरफ खुलेंगे। दूसरा, उन्हें खोलने के लिए हमें मतलब कि ग्लव्स पहने होना ज़रूरी है, और एयर लॉक के अंदर आपके मतलब कि एयर एंटर नहीं हो पाएगी उस रूम के अंदर। और दूसरा, लॉक लगे होते हैं। लॉक का जो पासवर्ड है वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को ही पता रहता है। इसके अलावा अगर कोई बाहर का नया पर्सन आया तो वो बिना पासवर्ड लगाए अंदर एंटर नहीं हो सकता, बिना पासवर्ड के गेट ही नहीं खुलते हैं। तो जो भी असेप्टिक एरिया वहाँ पे हर जगह एयर लॉक गेट लगे होंगे, तो बिना पासवर्ड के कोई भी अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो इसी वजह से क्या होगा कि ये जो रूम है मैन्युफैक्चरिंग एरिया, टेस्टिंग एरिया, ये सब असेप्टिक रहते हैं, बिना डस्ट के, बिना फॉरेन पार्टिकल के ये असेप्टिक रूम है। तो इसमें कोई भी डस्ट एंटर नहीं हो पाएगी। तो चेंजिंग रूम से भी जो मतलब जो एम्प्लॉयज़ जाएंगे वो भी एयर लॉक गेट में से जाएंगे। इसके बाद टेस्टिंग होने के बाद ये जो रॉ मटेरियल है ये आएगा मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग एरिया में एंटर करेंगे चेंजिंग के बाद। अब इसके बाद बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एरिया के बाद बहुत से अलग अलग मतलब कि रूम्स बने होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ टैबलेट पंचिंग हो रही है तो यहाँ टैबलेट की कोटिंग होगी,
टैबलेट कोटिंग होगी मैन्युफैक्चर होने के बाद। अगर यहाँ कैप्सूल बन रहे हैं तो ये कैप्सूल की फिलिंग होगी। तो हर इंडस्ट्री का अलग अलग लेआउट होता है, हमने नॉर्मल इंडस्ट्री का लेआउट देखना है। उसके बाद यहाँ पे इसकी पैकिंग होगी। पैकिंग होने के बाद ये जो मटेरियल है ये दोबारा से टेस्टिंग के लिए जाएगा, दोबारा से इसकी टेस्टिंग होगी मटेरियल की, सारा वही सेम क्वालिटी एश्योरेंस की टेस्टिंग होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी सीलिंग होगी, सारे सीलिंग और फाइनल पैकिंग, सीलिंग और फाइनल पैकिंग होगी। और पैकिंग होने के बाद ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मटेरियल यहाँ से बाहर निकल जाएगा वेयर हाउस के लिए। तो ये ऐसी जगह है जहाँ से सिर्फ मटेरियल बाहर जा सकता है, यहाँ से कोई पर्सन बाहर नहीं जाएगा, ना ही यहाँ से किसी की एंट्रेंस हो सकती है। तो वेयर हाउस में से मटेरियल वेयर हाउस में जो जाएगा, वेयर हाउस हमेशा इंडस्ट्री से थोड़ा सा पास में ही होना चाहिए या फिर इंडस्ट्री के अंदर होना चाहिए। या तो हो सकता है कि ये सारा ही वेयर हाउस बन जाए, या हो सकता है कि वेयर हाउस इसके बिल्कुल साथ वाला बन जाए। वेयर हाउस ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, क्यों, जितना दूर होगा उतना ज़्यादा कंटेमिनेशन होगा मेडिसिन का। मतलब मेडिसिन जाएगी यहाँ से निकल कर वेयर हाउस में, और वेयर हाउस बहुत दूर बना हुआ है इंडस्ट्री के अंदर ही, वेयर हाउस अगर अपोजिट साइड में बनाओ तो इतनी देर में ही क्या होगा, लेके जाते टाइम मेडिसिन को वेयर हाउस में जाने से पहले वो कंटेमिनेट हो जाएगी। तो इसीलिए वेयर हाउस हमेशा पास में होना चाहिए। और टेस्टिंग जो है वो रॉ मटेरियल की टेस्टिंग होगी, मशीन्स की इक्विपमेंट का वैलिडेशन होगा। मेडिसिन बनते टाइम, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम बीच में से हम सैम्पलिंग करेंगे, बनते टाइम सैम्पलिंग करेंगे, उसकी भी टेस्टिंग होगी। और मेडिसिन पूरी बनने के बाद जब पूरा एक बैच बन जाएगा, उस बैच को बनने के बाद फाइनल पैकिंग होने के बाद वो दोबारा से टेस्टिंग के लिए जाएगी। और पैकिंग मटेरियल जब पैकिंग के लिए आएगा मटेरियल, तब भी पैकिंग के टाइम भी टेस्टिंग होगी कि पैकिंग कैसी हो रही है। पैकिंग के लिए भी अलग से टेस्टिंग होती है कि पैकिंग अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। तो हर चीज़ों के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। अगर यहाँ कैप्सूल की बात होती तो कैप्सूल में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट में तो शेल बनता है, दूसरे में कैप्सूल की फिलिंग होती है, तीसरे में भी कैप्सूल की फिलिंग होती है, और फाइनल पंचिंग होती है। तो ऐसे हर इंडस्ट्री का अलग अलग लेआउट होता है और हर इंडस्ट्री के अलग अलग स्टैंडर्ड सेट हैं। तो ये बात थी लेआउट की। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे पर्सोनल। मतलब कि पर्सोनल का मीन्स जो भी वहाँ पर्सन काम कर रहे हैं उनके बारे में, कि जो भी हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो कैसे होने चाहिए और कैसे उनको मतलब सिखाया जाए काम। वर्कर और जो एम्प्लॉयज़ हैं इनकी सबसे पहले तो ये एजुकेटेड होने चाहिए, इनके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर कोई ऑपरेटर है तो उसके पास इक्विपमेंट ऑपरेटिंग का डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय है मेडिसिन बनाने के तो उसके बाद बी फार्मा या डी फार्मा या एम फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई वर्कर है तो वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, उसको काम करना आना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन के अलावा उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए और एक क्वालिटी मतलब अच्छी मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो भी मतलब कि हम पर्सन को लेके आए हैं उनको हम टाइम टू टाइम क्या करें, उनकी मीटिंग्स लें। टाइम टू टाइम हम मीटिंग लेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम मीटिंग्स के साथ लेक्चर लेंगे, मतलब कि उनको सिखाएंगे। लेक्चर लेना कि मीन उनको पढ़ाया जाएगा हर चीज़ के बारे में। इसके अलावा मीटिंग्स लेंगे, लेक्चर लेंगे, इसके अलावा उनको ऑपरेशंस सिखाए जाएंगे कि कैसे किसी भी इक्विपमेंट को ऑपरेट करना है, कैसे मेडिसिन बनानी है। जो नए वर्कर्स आए उनको भी सिखाया जाएगा, जो एम्प्लॉयज़ आए हैं उनके भी लेक्चर लिए जाएंगे, उनको सब कुछ सिखाया जाएगा। 1 बाय 1 लेक्चर्स लिए जाएंगे, उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा मशीन्स कैसे चलती हैं, कैसे आपने ध्यान रखना है हर चीज़ का, आपने क्या क्या काम करना है मशीन के साथ, कैसे मशीन को ऑपरेट करना है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी पर्सोनल में कि जो भी पर्सन वहाँ काम कर रहे हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए और हेल्दी होने चाहिए। फर्स्ट है एजुकेटेड होने चाहिए और हेल्दी होने चाहिए। मीन्स कि उनको कोई डिजीज़ ना हो। क्यों? क्योंकि ये बात हो रही है मेडिसिन्स की। अगर किसी को डिजीज़ है तो वो उसकी डिजीज़ क्या है, ट्रांसफ़र हो सकती है मेडिसिन्स में, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहला तो है कि एम्प्लॉयज़ जो हम ले रहे हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए और हेल्दी होने चाहिए, ठीक है, उनको कोई डिजीज़ ना हो। और दूसरा है एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। तीसरा है कि उनकी मीटिंग्स लें टाइम टू टाइम, एम्प्लॉयज़ की लेक्चर दें उनको और ऑपरेशन सिखाएं करना कि कैसे मतलब कोई भी मशीन ऑपरेट होती है, कैसे काम होता है, कैसे
से क्वालिटी मेडिसिन हम बना सकते हैं, जिससे कि जो हमारी मेडिसिन की क्वालिटी है वो अच्छी रहे। तो ये आएगा पर्सोनल के अंदर। अब हम सेकंड बात करेंगे हम इक्विपमेंट्स एंड बिल्डिंग। इक्विपमेंट्स एंड बिल्डिंग, अब हम बात कर रहे हैं इक्विपमेंट और बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग की बात करेंगे तो जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको लेआउट में बताया कि हमें बिल्डिंग ऐसी बनानी है कि हमें रॉ मटेरियल एंटर कराने में प्रॉब्लम ना आए और जो मेडिसिन बन रही है उसके प्रोसेस में प्रॉब्लम ना आए। एग्जाम्पल कि अगर मैंने रॉ मटेरियल का एंट्रेंस वेयर हाउस के मतलब कि ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो हमें ईजी रहेगा, रॉ मटेरियल आया और मैन्युफैक्चर हो गया टेस्टिंग के साथ। अब अगर मैं बात करूँ कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग के बाद रखा रॉ मटेरियल का रूम बनाया, तो क्या होगा। एग्जाम्पल कि 1 बाय 1 चलेंगे हम। सबसे पहले रॉ मटेरियल, उसके बाद टेस्टिंग रॉ मटेरियल की, और उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, उसके साथ साथ पैकिंग। ये क्या है, सिस्टमैटिक वे है। रॉ मटेरियल आया, टेस्ट हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ, फिर टेस्ट हुआ, फिर पैकिंग हुई, फिर बाहर निकल गया वेयर हाउस के लिए। अब मैं बात करूँ, मैंने रॉ मटेरियल का जो रूम है वो मैंने वहाँ बना दिया, तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी मैन्युफैक्चरिंग में। रॉ मटेरियल यहाँ पे आया, उसको यहाँ से लेके हमें टेस्टिंग के लिए लेके जाना पड़ेगा, फिर हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फिर हमें पैकिंग के लिए, मतलब कि सिस्टमेटिक वे नहीं है ये। तो हमें जो बिल्डिंग बनानी है वो सिस्टमेटिक बिल्डिंग होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सिस्टमेटिक होनी चाहिए कि हमें प्रॉब्लम ना आए कोई भी सिस्टमेटिक ऑपरेशन करने से पहले। तो सबसे पहला है बिल्डिंग सिस्टमेटिक वे से बनी होनी चाहिए, मैच करे स्टैंडर्ड्स के साथ। तो जो भी लेआउट है वो आपके इंडियन फार्माकोपिया के अंदर स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं कि कैसे एक स्टैंडर्ड बिल्डिंग बनाई जाती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसके स्टैंडर्ड्स के साथ मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी रूम कहीं पर भी कितने भी साइज़ का बना दे। अगर आईपी के अंदर बता रखा है कि रॉ मटेरियल का रूम बड़ा होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का छोटा होना चाहिए, इसके अलावा पैकेजिंग का भी छोटा होना चाहिए, तो हम अपनी मर्जी से उसको बड़ा नहीं बना सकते। हमें स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी क्या है, गवर्नमेंट से क्या होती हैं, इंस्पेक्ट होती हैं सारी इंडस्ट्रीज, इसलिए हमें स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करके चलना पड़ेगा। तो बिल्डिंग की बात करें तो सिस्टमिक होनी चाहिए, सिस्टमिक वे में होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए स्टैंडर्ड्स के साथ। और दूसरा है कि जो भी हम बिल्डिंग के लिए लैंड खरीद रहे हैं, उस लैंड का जो भी पेपर वर्क है वो हमें पूरा करना चाहिए। और अगर हमने लीज पे लिया या रेंट पे लिया तो हमारे पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। जो भी ज्यूरिस्प्रूडेंस जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप पढ़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर, फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग हमें जो भी लैंड की रिक्वायरमेंट्स है वो हमारी पूरी होनी चाहिए। अगर हम फैक्ट्री एक्ट की बात करें तो फैक्ट्री एक्ट के अंदर बता रखा है डिटेल के अंदर, वो हम यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर बता रखा है अगर हम कोई इंडस्ट्री बनाते हैं तो उसके लिए हम जो लैंड खरीद रहे हैं या रेंट पे ले रहे हैं तो उसके लिए कुछ सेक्शन ज़रूरी हैं पढ़ने और उसको फॉलो करना। और तो वो हमें यहाँ पे अप्लाई करने की, अगर हम कोई लैंड ले रहे हैं तो उसके पेपर पूरे होने चाहिए, अगर हम रेंट पे ले रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, और पहले से हमारे पास सारा सामान खरीदा हुआ होना चाहिए और लेआउट बना हुआ होना चाहिए। ये सारा कुछ हम पहले से प्रिपेयर करके गवर्नमेंट पास जाते हैं, किस लिए, परमिशन के लिए। अगर हम यहाँ पे ये सारा कुछ प्रिपेयर करके और इंडस्ट्री स्टार्ट कर ले तो गवर्नमेंट उसको बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये इंडस्ट्री जो है ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाते हैं तो उससे पहले हमें उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी चाहिए, लैंड की और प्रेमाइसेस की और इक्विपमेंट्स की। सारा कुछ पूरा करने के बाद हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं उसकी परमिशन लेने। तो गवर्नमेंट के पास जाने से पहले हमारे पास लैंड का सारा कुछ पूरा होना चाहिए और इक्विपमेंट्स हमारे पास पूरे होने चाहिए, प्रेमाइसेस हमारे पास पूरी होनी चाहिए एज सिस्टमिक वे, और हमारे पास पूरे एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स की लिस्ट होनी चाहिए। अगर हमारे पास सारा सामान पूरा है, हमारी एजुकेशन पूरी है, हमारा एक्सपीरियंस पूरा है, तभी हमें गवर्नमेंट परमिशन देती है इंडस्ट्री ओपन करने की। तो ये सारा कुछ है बिल्डिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे बिल्डिंग हम बनाते हैं तो बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए। बिल्डिंग जो आइडियली है वाइट वॉश होनी चाहिए, पूरी बिल्डिंग वाइट वॉश होना चाहिए और प्लास्टिक पेंट होना चाहिए। वाइट वॉश इसलिए होना चाहिए कि हमें वाइट कलर जो है वो मतलब कि ऐसे सिंपल लाइट कलर है कि हम कोई भी कलर सब्सटेंस उसमें इजीली जज कर सकते हैं। मतलब लाइट कलर, वाइट कलर के अंदर हमें लाइट में अच्छे से कोई भी मेडिसिन का नाम पढ़ सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब हमें जो मेडिसिन
पैकिंग करनी है, जो भी हमें सामान देखना है कि कुछ गिर गया है, तो वो वाइट वॉश के अंदर हमें अच्छे से दिख जाएगा। तो वाइट वॉश होना चाहिए पूरी बिल्डिंग। दूसरा है प्लास्टिक पेंट होना चाहिए। प्लास्टिक पेंट इसलिए होना चाहिए कि प्लास्टिक पेंट के ऊपर जल्दी से डस्ट चिपकती नहीं है। दूसरा कि जब हम उसको डिटर्जेंट से वॉश करते हैं तो डिटर्जेंट से वो ईजिली वॉश हो जाती है प्लास्टिक पेंट। तो जो पूरा का पूरा हमारी वॉल्स हैं, फ्लोर है, वो प्लास्टिक पेंट होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम और जब भी उसको वॉश करेंगे तो वो ईजिली वॉश हो जाए। और इंडस्ट्री के अंदर ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि एवरी वीक मतलब कि एक हफ्ते के अंदर वॉश होनी चाहिए विद डिटर्जेंट। मतलब हम सिंपल डिटर्जेंट और वाटर, सिंपल वाटर के साथ हम एवरी वीक उसको वॉश करेंगे। मतलब हर हफ्ते में हम एक दिन डिसाइड करेंगे, या तो एवरी ट्यूसडे या तो एवरी वेडनेसडे हम वॉश करेंगे डिटर्जेंट और वाटर से पूरी इंडस्ट्री को, जिससे कि कोई भी पुरानी डस्ट है या पुरानी जो मेडिसिन है या पुराना जो कोई भी मतलब कि कुछ भी, जैसे कि हम पीसीएम यूज़ कर रहे हैं, एक हफ्ते तक हमने पीसीएम के बैचेस बनाए पैरासीटामोल के, अब हमने दूसरी मेडिसिन बनानी जो कि पीसीएम के साथ कॉन्ट्रा इंडिकेट कर सकती है, ख़राब कर सकती है पीसीएम के साथ मिक्स होकर। तो हमें पीसीएम को पहले अच्छे से वॉश करना पड़ेगा पूरी इंडस्ट्री को, उसके बाद हम दूसरी मेडिसिन का बैच बनाएंगे। इसलिए तो हम हर हफ्ते क्या है, वॉशिंग करनी ज़रूरी है। दूसरा है कि जो कॉर्नर्स होते हैं इंडस्ट्री में वो नहीं होने चाहिए, जिससे कि डस्ट ना रुके। जैसे कि कोई भी मतलब दो दीवारें हैं तो वो उसके बीच में कॉर्नर्स होते हैं, लाइंस होती हैं, तो वो कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे कि ये रूम की दीवार है और ये ऊपर वाला कॉर्नर है, नीचे वाला कॉर्नर है, तो ये जो कॉर्नर है इसको हम पीओपी से फिल करके ऐसे राउंड बना देते हैं। तो जो इंडस्ट्री है वो ऐसे राउंड होनी चाहिए उसकी कॉर्नर्स, जिससे कि क्या हो, इसमें डस्ट ना रुके। अगर ये कॉर्नर रहेगा तो कॉर्नर के अंदर डस्ट ज़्यादा रुकेगी और जो भी मेडिसिन बनेगी वो कॉन्टेमिनेट हो सकती है। तो हम जो भी इंडस्ट्री की वॉल्स बनाएंगे, कॉर्नर्स बनाएंगे, उनको हम कवर कर देंगे पीओपी से और ऐसे राउंड शेप दे देंगे, जिससे कि इंडस्ट्री के अंदर डस्ट इकट्ठी ना हो, जिससे कि क्या हो, कंटेमिनेशन ना हो, असेप्टिक रहे, जो भी रूम है वो क्लीन रहे, बिना डस्ट के, बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जिससे कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सके। अब इसके बाद हम बात करेंगे इक्विपमेंट्स की। इसी के अंदर है इक्विपमेंट्स। तो जो भी हम इक्विपमेंट्स ले रहे हैं वो मतलब कि ऐसे होने चाहिए, ज़्यादातर छोटे साइज़ के होने चाहिए कि ज़्यादा लैंड स्पेस ना कवर करे। जैसे एग्जांपल की मैंने आपको पढ़ाया था फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर ड्राइंग चैप्टर में। तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर दो टाइप का है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हम प्रेफर क्या करेंगे इंडस्ट्री के लिए, कैसा इक्विपमेंट ले, वर्टिकल। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इतना फ्लोर स्पेस ही कवर कर रहा है, बाकी फ्लोर स्पेस हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको थोड़ी सी छोटे से ऑफिस के अंदर ही हम इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इस इक्विपमेंट को लगाकर। अगर हम हॉरिजॉन्टल लेंगे तो हमें बड़ा रूम बनाना पड़ेगा, तो बड़ा रूम बनाएंगे तो ज़्यादा फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाई होगा। तो इसलिए हम जो इक्विपमेंट्स लेंगे वो हम ऐसे इक्विपमेंट सेलेक्ट करेंगे जो कम स्पेस कवर करे और मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करे। तो इसलिए हम ऐसे इक्विपमेंट्स लेंगे जो मतलब लाइट वेट के ना हो, अच्छी क्वालिटी के हो, अच्छे मटेरियल, हैवी मटेरियल के हो, जिससे कि अच्छे से वो चल सके और अच्छे से प्रोडक्ट बना सके। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स। कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, जो भी हम रिकॉर्ड बना रहे हैं कि हम कितना % बनाएंगे, कितना mg लेंगे, कितना ml लेंगे, तो वो जो भी रिकॉर्ड है, या हम कितना बैच बना रहे हैं, 1 घंटे में हम इतने लाख बना रहे हैं या इतने 1000 मेडिसिन बना रहे हैं, तो वो जो भी रिकॉर्ड है वो सारा कौन संभालता है, मास्टर फाइल प्लान। मास्टर फाइल प्लान बनता है जिसके अकॉर्डिंग सारा काम होता है। और पहले इस मास्टर फाइल प्लान की अच्छे से टेस्टिंग होती है कि सही बना है या नहीं बना, इसकी वैलिडेशन होती है कि बन सकता है या नहीं बन सकता। उसके बाद मास्टर फाइल प्लान क्वालिटी एश्योरेंस में जाने के बाद टेस्ट होता है, क्वालिटी एश्योर होती है, उसके बाद जाकर हम ये रिकॉर्ड को सेट करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ बनता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन प्रोसीजर कंट्रोल। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन प्रोसीजर कंट्रोल की। तो इसमें क्या होगा कि जो भी प्रोडक्शन का प्रोसीजर है वो कौन चेक कर रहा है, वो चेक कर रहा है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस चेक करेगा कि क्या प्रोसीजर है, क्या मतलब स्टेप बाय स्टेप हम कैसे प्रोसेस को करेंगे, उसको वैलिडेट करेगा, इक्विपमेंट को वैलिडेट करेगा, उसके बाद
प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन जो भी सारा होगा वो क्वालिटी एश्योरेंस के कंट्रोल के अंदर होगा, और साथ ही मास्टर फाइल प्लान भी काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या है, प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं कि अगर मास्टर फाइल प्लान बिल्कुल रेडी है, उसके बाद हमारा क्वालिटी एश्योरेंस चेक कर रहा है क्वालिटी को और एश्योर कर रहा है जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके साथ प्रोडक्शन होता है। इसके साथ साथ मतलब कि इन बिटवीन टेस्टिंग होती है। रॉ मटेरियल की पहले टेस्टिंग हो गई, फिर इन बिटवीन टेस्टिंग हो गई, और फिर बनने के बाद फाइनल प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो गई। वो सारा कुछ क्वालिटी एश्योरेंस मैनेज करता है। अब इसके बाद हम लास्ट देखेंगे पैकेजिंग कंट्रोल। पैकेजिंग कंट्रोल क्या होता है, जैसे कि हमने मटेरियल बना दिया, ठीक है, प्रोडक्शन कर दिया, प्रोडक्शन करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बना उसको हमने पैकिंग के लिए भेज दिया। अब पैकिंग के अंदर हमें क्या क्या कंट्रोल रखने वाली चीज़ें हैं, वो हैं सबसे पहले तो पैकेजिंग मटेरियल की। जो पैकिंग के लिए मटेरियल है, हम जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कार्डबोर्ड यूज़ कर रहे हैं पैकिंग के लिए, प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, रबड़ का क्लोज़र यूज़ कर रहे हैं, या हम ग्लास की बॉटल यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिप पैकिंग यूज़ कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ भी मेडिसिन को किसी भी मटेरियल में पैक करें तो उस मटेरियल की भी टेस्टिंग होती है। तो ये भी कंट्रोल में रहना चाहिए। तो पहले पैकेजिंग मटेरियल की टेस्टिंग होगी। ग्लास, जैसे मैंने आपको पैकेजिंग मटेरियल चैप्टर में पढ़ाया था, ग्लास की टेस्टिंग होती है, और कौन सा ग्लास किसके लिए यूज़ करेंगे नहीं करेंगे वो सारा कुछ ध्यान में रखते हुए इसकी टेस्टिंग होगी। उसके टेस्टिंग के बाद मटेरियल को जब हम पैक कर देंगे, जैसे कि हमने बॉटल को फिल कर दिया, ये बॉटल को हमने 60 ml की बॉटल के अंदर हमने 10 ml खाली छोड़ना था और 50 ml तक हमने इसको फिल करना था। ये 60 ml की बॉटल है जिसमें हमने इसको 50 ml तक फिल करना था और 10 ml इसको खाली छोड़ना था। पैकिंग हो रही है, पैकिंग होने के दौरान जब इसकी फिलिंग होगी तो ये एक सेंसर मशीन में से निकलेगा, जिसमें कि अगर किसी में 50 से कम फिलिंग है, 50 से ज़्यादा फिलिंग है, या पूरी 60 ml तक फिल कर दिया, उन बॉटल्स को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा सेंसर। तो सेंसर से क्या होगा, वो बॉटल बाहर निकल के बाहर साइड में हो जाएगी लाइन से। तो जो लाइन में जो सारी बॉटल्स चलेंगी उसका मतलब क्या है कि उनकी टेस्टिंग हो रही है बाय सेंसर। तो सेंसर टेस्टिंग होनी ज़रूरी है कि जो फिलिंग हुई है बॉटल्स की वो एग्जैक्ट क्वांटिटी में हुई है या नहीं हुई है। अगर मान लो एग्जांपल स्ट्रिप पैकिंग है, तो स्ट्रिप में जो बबल्स होते हैं उसमें मान लो 5 हैं या 6 हैं, तो इसमें क्या होगा कि 2 बबल खाली रहेगा, इसमें टैबलेट आई नहीं या लेट आई मशीन से। ये मशीन में अपने आप पैकिंग होती है, 2-2 4-4 टैबलेट इकट्ठी आती हैं और पैक हो जाती हैं। अगर मान लो मशीन में कोई प्रॉब्लम हो गई, वो 2 टैबलेट लेट हो गई आने में, तो ये 2 बबल खाली रह गए स्ट्रिप पैकिंग में। तो जो सेंसर है इस पूरी की पूरी स्ट्रिप को ही बाहर निकाल देगा मशीन से। क्यों? क्योंकि ये 2 खाली बबल वाली ये स्ट्रिप क्या है, रिजेक्ट हो जाती है पैकिंग के टाइम। तो ये सारी चीज़ें पैकिंग कंट्रोल में होनी चाहिए। इसके बाद इसकी पैकिंग होती है कार्डबोर्ड के अंदर। जैसे ये बॉटल है, इसको फिर कार्डबोर्ड के अंदर पैकिंग होगी, इसकी लेबलिंग होगी। लेबलिंग में क्या चीज़ें सही लिखी जा रही हैं, क्या चीज़ें गलत लिखी जा रही हैं, वो सारी टेस्ट होती हैं। तो ये सारा काम है पैकेजिंग कंट्रोल का। इसके साथ हमारा ये लेआउट वाला टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमारा सेकंड टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है कि ये मतलब एक मैनेजमेंट की टेक्निक है। ये मैनेजमेंट की टेक्निक है जिससे क्या होगा कि हमें अपना डिज़ायरेबल प्रोडक्ट मिलेगा, डिज़ायरेबल क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, जिससे क्या होगा, एक्सेप्टेबल और डिज़ायरेबल क्वालिटी प्रोडक्शन। मतलब हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है उसको समझेंगे। क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसी टेक्निक है मैनेजमेंट की, मतलब किसी भी इंडस्ट्री को मैनेज करने की ऐसी टेक्निक है जिससे क्या होगा कि जो क्वालिटी है वो हमें डिज़ायरेबल क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले या बने। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं चाहे 10 प्रोडक्ट बना रहे हैं अलग अलग, तो वो पूरे के पूरे हमारी डिज़ायरेबल क्वालिटी के होने चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड से मैच करें, मतलब सारी टेस्टिंग पास करें, एक अच्छा प्रोडक्ट बने, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी प्योरिटी का प्रोडक्ट बने, ज़्यादा कॉस्टली भी ना बने। तो वो सारी चीज़ें अगर हम कंबाइनली देखेंगे तो उसे हम बोलेंगे क्वालिटी कंट्रोल। तो अगर हमारी क्वालिटी कंट्रोल है तो हमारी मार्केट में क्या क्या मतलब कि वैल्यू बनेगी वो हम देखेंगे। क्वालिटी कंट्रोल से ही मार्केट में वैल्यू बनती है प्रोडक्ट की। तो इस क्वालिटी कंट्रोल को पढ़ने का या क्वालिटी कंट्रोल का मैनेजमेंट में होने का क्या रोल है, मतलब कि अगर इंडस्ट्री में हम क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल का एक हमने बना रखा है टेस्टिंग का लैब, तो उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ
क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल को क्यूसी डिपार्टमेंट भी बोला जाता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट कि इनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कस्टमर का कंप्लाइंस, मतलब कस्टमर को एक डिज़ायरेबल प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसा कस्टमर को चाहिए कि एक अच्छा प्योर और एक कम रेट का हमें प्रोडक्ट मिले और टाइम टू टाइम हमें अवेलेबल हो प्रोडक्ट, ऐसा ना हो जब हमें चाहिए तो मार्केट में ख़त्म हो या फिर महंगा होता रहे, टाइम टू टाइम उसकी कॉस्ट बढ़ती रहे या फिर वो इम्प्योर है या कोई ना कोई उसमें प्रॉब्लम है प्रोडक्ट में। अगर ऐसा प्रोडक्ट है तो कस्टमर नहीं खरीदेगा। कस्टमर तभी कंप्लाइंस अच्छी होगी जब कि हमारा क्वालिटी कंट्रोल का जो डिपार्टमेंट है वो अच्छे से काम करेगा। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो काम करता है कस्टमर्स के ऊपर, मतलब कस्टमर्स की क्या नीड है, कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर को कैसा मार्केट चाहिए प्रोडक्ट्स का, तो उसके अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है क्वालिटी कंट्रोल काम करता है। दूसरा है रेफरल्स। इससे क्या होगा? क्वालिटी कंट्रोल का दूसरा ऑब्जेक्टिव है रेफरल्स, मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल हम क्यों कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो रेफ़र करते हैं कंपनी को या प्रोडक्ट को, तो इसी वजह से क्या है, क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, कस्टमर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो क्या है, क्वालिटी कंट्रोल की वजह से इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा ग्रोथ करेगा। मार्केट ग्रोथ, कि अगर हमारा क्यूसी डिपार्टमेंट अच्छा है, क्वालिटी कंट्रोल अच्छा है, कस्टमर अच्छे से खरीद रहे हैं प्रोडक्ट को, एक ग्रोथ बढ़ती जा रही है, तो इससे क्या होगा, मार्केट में ग्रोथ बढ़ेगी प्रोडक्ट की। मार्केट में ग्रोथ बढ़ेगी तो क्या होगा कि इनकम भी अच्छी होगी इंडस्ट्री की, प्रोडक्ट का जो बैच हैं वो मतलब रिपीट होंगे, बार बार बनेंगे। जैसे कि अब एक कंपनी थी, एग्ज़ाम्पल कि रैनबैक्सी कंपनी थी, उसके सभी प्रोडक्ट्स नॉर्मल थे, ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बट उसका एक प्रोडक्ट रिवाइटल बहुत अच्छा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बाकी प्रोडक्ट्स तो बनने बंद हो गए, रिवाइटल सेल अच्छी हो गई, रिवाइटल की मार्केट ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई, बढ़ती चली गई कि सिर्फ रैनबैक्सी रिवाइटल पर ही काम करता था। तो पूरी की पूरी कंपनी सिर्फ एक रिवाइटल के ऊपर ही वर्क करती थी। तो ये सारा का सारा प्रोसेस क्या है, मार्केट ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, मार्केट में सेल हो रहा है, वही सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में बनेगा, उसी के ऊपर पूरी इंडस्ट्री का फोकस रहेगा। तो ये है कि मार्केट ग्रोथ भी बढ़ती है क्वालिटी कंट्रोल की वजह से। अगर क्वालिटी अच्छी है प्रोडक्ट की तो मार्केट ग्रोथ भी बढ़ती चली जाएगी। अब इसके बाद हम फोर्थ की बात करें तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। प्रोडक्ट के नाम से क्या होता है, कंपनी का नाम फेमस होता है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू से क्या होगा, इंडस्ट्री या फिर कंपनी का नाम भी फेमस होगा। अब रैनबैक्सी को हो सकता है कि पहले कोई नहीं जानता हो, बट रिवाइटल के नाम से रैनबैक्सी को सभी जानने लगे थे। तो यही होता है कि प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू के साथ कंपनी का भी नाम, इंडस्ट्री का भी नाम बढ़ता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से क्वालिटी कंट्रोल को रखा गया कि जो कस्टमर है उनको अपना डिज़ायरेबल प्योर प्रोडक्ट मिलेगा, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। एक होता है कि हम कोई एक नॉर्मल शॉप पे जाते हैं तो नॉर्मल सा सामान मिलेगा, एक हम जाते हैं कि ब्रांड पर लेने, तो उस पे क्या है, एक अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा। तो बस वही चीज़ होती है कि एक क्वालिटी का सामान खरीदने के लिए ही लोग ज़्यादा पैसे भी खर्च कर सकते हैं, और क्योंकि ये सबको पता है कि क्वालिटी अच्छी है तो ये सामान जल्दी से ख़राब नहीं होगा, अच्छा चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। तो यही होता है कि अगर हम अच्छी क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो हमें ही फ़ायदा देगा, लंबे समय तक ठीक रहेगा, ख़राब नहीं होगा। अगर यही कोई एडल्ट्रेशन वाली कोई ड्रग हो, कोई मिक्सिंग वाली ड्रग हो, तो वो जल्दी से ख़राब हो सकती है, बट अगर क्वालिटी कंट्रोल वाली ड्रग है, अच्छी क्वालिटी की ड्रग है, तो वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होगी। तो ये क्वालिटी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस होता है कि जो हमने क्वालिटी कंट्रोल किया, हमने क्वालिटी कंट्रोल किसका किया, कि जो मेडिसिन बन रही हैं उनका किया। मतलब मेडिसिन बनेगी, उस बनने से पहले हम रॉ मटेरियल का टेस्ट करेंगे, इक्विपमेंट्स का टेस्ट करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो मेडिसिन बन रही है तो बनते टाइम बीच में से मेडिसिन को निकाल कर उसका टेस्टिंग करेंगे, फिर मेडिसिन बनने के बाद जब पूरी पैक हो जाएगी उस पैकेज को खोल कर फिर हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो ये क्या है, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए टेस्टिंग करी जाती है, ये होती है प्रोडक्शन के दौरान। और क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस रिलेटेड है क्वालिटी कंट्रोल से। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? ये एक डॉक्यूमेंटेशन काम है, ये डॉक्यूमेंटेशन वर्क है जिसकी वजह से क्या होगा, सारा प्रोसेस चलेगा।
तो जो भी मतलब डॉक्यूमेंटेशन का काम है कि ये प्रोसेस कैसे होगा, कब होगा, कितनी देर में होगा, कितनी देर में कितनी मेडिसिन्स बनेंगी, वो सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन पहले से ही किया जाता है, लेआउट बनाया जाता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का, और हाइपोथेसिस एक तरह से बनाई जाती है जो कि रिटन में होगी। इसके साथ हम हिस्ट्री रखते हैं कि हमने पहले ऐसी मेडिसिन बनाई थी, या इसी ड्रग की पहले कभी मेडिसिन किसी और कंपनी में बनी थी तो कैसी बनी थी, उसका क्या ड्रॉबैक्स थे जिस वजह से हम उसको बना रहे हैं, उसके ड्रॉबैक्स कम करने की वजह से। तो हम उस मेडिसिन की सारी हिस्ट्री, उसका सारा हाइपोथेसिस बनाएंगे कि आगे हम कैसे बनाने वाले हैं, मतलब हम कौन सी इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे, कितनी लेबर यूज़ करेंगे, वो सब कुछ आता है क्वालिटी एश्योरेंस में। तो इसमें मेनली क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन वर्क। ये रियल वर्क नहीं है, ये रियल वर्क करने के लिए पहले से उसकी तैयारी जो करते हैं हम कि काम कैसे होगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है क्वालिटी एश्योरेंस। और क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये क्वालिटी कंट्रोल को चेक करता है कि क्वालिटी कंट्रोल हो रही है या नहीं हो रही है, टेस्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है, जो प्रोडक्शन हो रही है उस टाइम पे। तो क्वालिटी एश्योरेंस का पूरा मैनेजमेंट करने का काम है कि ये पूरा का पूरा काम को मैनेज करेगी कि काम कैसे हो रहा है। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे हम। क्वालिटी एश्योरेंस के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे फर्स्ट कि ये काम करेगा 5 P's पे, 5 जो टाइप के पी हैं उनके ऊपर काम करता है क्वालिटी एश्योरेंस। फर्स्ट इज़ प्रेमाइसेस, सेकंड इज़ पीपल, तो थर्ड है प्रोसीजर, फोर्थ है प्रोसेस, फिफ्थ है प्रोडक्ट। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे क्वालिटी एश्योरेंस काम करता है। सबसे पहले तो प्रेमाइसिस पे काम करेगा। प्रेमाइसिस कैसी हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू लेआउट है या नहीं है, जो हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था लेआउट का, कि कैसे हम इंडस्ट्री के अंदर रूम्स बनाते हैं या ऑपरेटिंग जो हमें इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करना है उसके जो हम रूम्स बनाते हैं वो हम कैसे बना रहे हैं, लेआउट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। मतलब कि जैसे पहले हमारा रॉ मटेरियल आ गया, फिर टेस्टिंग आ गया, फिर मैन्युफैक्चरिंग आ गया, फिर टेस्टिंग आ गया, उसके बाद हमारा पैकिंग रूम आ गया। तो ये प्रेमाइसिस का जो मतलब लेआउट है वो सही है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू वर्क चलेगा या नहीं चलेगा। उसके बाद पीपल की हम कितने लोग यूज़ कर रहे हैं कि प्रोडक्शन के लिए, जैसे पर्टिकुलर हमने मान लो कि क्या करना है, हमने इंजेक्शंस बनाने हैं, हमने कोई भी प्रेडनिसोलोन के मान लो हमने इंजेक्शन बनाने हैं, एक बैच बनाना है जिसमें हमने लाखों इंजेक्शन बनाने हैं। तो उसके अंदर हम डिसाइड करेंगे कि हमारा कितना प्रेमाइसिस यूज़ हो रहा है, कितनी रूम्स हैं या कितनी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रही हैं, इसके अंदर कितने इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे। उसके बाद हमारे लोग कितने, वर्कर्स कितने हम यूज़ करेंगे ये इंजेक्शन बनाने के लिए। इसके बाद एम्प्लॉयज़ कितने हम यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन एम्प्लॉय इसमें काम करेगा, कौन सा एम्प्लॉय इसमें सुपरविजन करेगा, कौन सा एम्प्लॉय वर्कर्स को संभालेगा, कौन सा एम्प्लॉय ऑपरेटर्स को संभालेगा, ये सारा कुछ आता है क्वालिटी एश्योरेंस में। इसके बाद है प्रोसीजर, कि मतलब कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं इंजेक्शन, इसका प्रोसीजर क्या रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को मंगवाएंगे, उसके बिल्स को कलेक्ट करेंगे, उनके बिल्स को क्वालिटी एश्योरेंस की लिस्ट में अटैच करेंगे। रॉ मटेरियल आने के बाद उसकी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग के रिजल्ट्स चेक किए जाएंगे, टेस्ट मतलब रॉ मटेरियल जो आया वो सही आया है या एडल्ट्रेटेड आया है, प्योर रॉ मटेरियल आना चाहिए अच्छी क्वालिटी का। टेस्ट होने के बाद वो मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग एसओपी के हिसाब से हम इक्विपमेंट को ऑपरेट करेंगे, कितने आवर तक एक मशीन चलेगी, कितने आवर तक कोई इक्विपमेंट काम करेगा, उसके बाद कितने ऑपरेटर्स वहाँ पे होने चाहिए इक्विपमेंट्स के पास, और कितनी देर में ये इंजेक्शन बन जाएंगे, और बनने के बाद इसकी कौन टेस्टिंग कर रहा है और कैसे टेस्टिंग हो रही है, उसका प्रोसेस सारा, प्रोसीजर के बाद सारा टेस्टिंग का प्रोसेस आएगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट बना है उसकी टेस्टिंग कि वो प्रोडक्ट कैसा बना है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग सही बना है या नहीं बना है, उस प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल। और प्रोडक्ट बनने के बाद जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो भी तब भी काम करेगा। क्वालिटी कंट्रोल तो सिर्फ तब तक काम कर रहा है जब तक मेडिसिन बन रही है, बनने के बाद क्वालिटी कंट्रोल का कोई काम नहीं होता है। फिर जो क्वालिटी एश्योरेंस है उसका काम मेडिसिन बनने से पहले से लेकर मेडिसिन बनने के बाद
तो मेडिसिन बनने के बाद जब सेल हो जाती है उसके बाद तक उसका काम रहता है क्वालिटी एश्योरेंस का। क्यों? क्योंकि लिए जो ड्रॉबैक्स आएंगे मार्केट से या यूज़ के जो भी मतलब कि जो पेशेंट के जो भी मतलब फीडबैक आएगा कि मेडिसिन कैसी है, सही है या ख़राब है, या यूज़ करने के बाद किसी को साइड इफ़ेक्ट हुए हैं या बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करा है, तो वो फीडबैक भी लेना क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है कि ये मेडिसिन कैसी सेल हो रही है। उसके बाद मार्केट में कैसा चल रहा है सेल का प्रोसीजर, मतलब सेल हो भी रही है या नहीं हो रही, लोग खरीद भी रहे हैं या नहीं खरीद रहे, मार्केट की ग्रोथ कैसी है। तो वो सारा का सारा काम किसका है? क्वालिटी एश्योरेंस का काम है। इसके साथ ये क्वालिटी एश्योरेंस कंप्लीट होता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे CGMP। तो CGMP की जो फुल फॉर्म है वो है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अब आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये किससे रिलेटेड है? मैन्युफैक्चरिंग की गुड क्वालिटीज़ से। मतलब जो भी हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी क्या गुड क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैसा वो अच्छे से हम मैन्युफैक्चर करें, तो उसके लिए जो हम करंट एथिक्स देखेंगे वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले क्या है, इसके अंदर कौन कौन जो एक्ट हैं वो लगते हैं जो CGMP को, मतलब कि CGMP के लिए हम बाहर से परमिशन लेते हैं। तो सबसे पहले है FDA। तो जो FDA है उससे हम अप्रूवल लेंगे। इसके बाद हम जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सारी जो नीड्स हैं वो हम पूरी करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की। मतलब हमें जो भी मैन्युफैक्चर करना है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पूरे इक्विपमेंट है या नहीं है, पूरी लैंड है या नहीं है, हमारे पास लैंड के पेपर्स हैं या नहीं है, हमारे पास परमिशन है या नहीं है इस लैंड की। इसके अलावा हमने जो प्रमाइसेस बनाई उसमें कितना खर्चा लगा, इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स लेके आए उसका कितना कॉस्ट लगा, इसके अलावा हमारे पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं काम करने के लिए इंडस्ट्री में, वर्कर्स कितने हैं, हमारा वर्किंग आवर्स क्या रहेगा, हमारी सैलरी क्या रहेगी वर्कर्स की। तो वो सब कुछ जो है वो सब कुछ हमें परमिशन लेना पड़ता है। किससे? हमें ये परमिशन लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। तो वो उसके लिए अलग अलग एक्ट्स बने हुए हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग हम सारे जो रेगुलेशंस हैं उनको पूरा करते हैं। तो ये एक्ट जो है किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? ये चलते हैं FDA के अकॉर्डिंग। किससे हम परमिशन लेंगे? ये हम परमिशन लेते हैं कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन ये एक गवर्नमेंट की लॉज की बुक है जिसके अंदर सारे सेक्शन लिखे होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CFR। इसके अकॉर्डिंग हम किससे परमिशंस लेते हैं या क्या क्या हम इसके अंडर मतलब कि परमिशंस लेंगे। जैसे कि हम जो रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हैं उस रॉ मटेरियल के लिए हम क्या करेंगे, इस CFR के अंडर जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे कि हमें जो रॉ मटेरियल है कैसे ख़रीदना है, कितनी क्वांटिटी में हम ख़रीद सकते हैं। जैसे कि अल्कोहल पे बैन है कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ख़रीद सकते। चाहे हमें कितना भी प्रोडक्शन करना हो, हम एक मिनिमम क्वांटिटी हमारी सेट करी हुई है कि हम उतना ही ख़रीद सकते हैं और मैक्सिमम भी सेट करी है कि हम इतना ही ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारी ड्रग्स हैं, जैसे कि नारकोटिक ड्रग्स हैं। अगर हम कोई नारकोटिक प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए भी फिक्स है कि हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेकर थोड़ा बहुत ही हम रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में हम नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि इनकी स्मगलिंग भी हो सकती है। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है इनकी परचेज़ के लिए, तो इनकी परचेज़ के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है रॉ मटेरियल की। उसके बाद रॉ मटेरियल जो आएगा उसकी टेस्टिंग कैसे होती है, सब कुछ ये हमें परमिशन लेने पड़ता है। इसके बाद है CFR के अंडर हमें प्रोडक्शन भी करनी पड़ती है। जो हम प्रोडक्शन करेंगे वो भी हम इसके अंडर करेंगे। उसके बाद है जो हम टेस्टिंग करेंगे मेडिसिन्स की वो भी हम CFR के अंडर करेंगे। उसके बाद है जो भी हम पैकिंग करेंगे, पैकेजिंग का मटेरियल ख़रीदेंगे, हमने जो पैकिंग करी कार्डबोर्ड में, कंटेनर में, प्लास्टिक के या मेटल के कंटेनर में, वो जो भी हमने करा वो सब कुछ हम पैकिंग मटेरियल जो हम ख़रीद रहे हैं वो भी हम CFR को एथिक्स के अंडर ही हम ख़रीदेंगे। उसके बाद जो हम काम कर रहे हैं वो भी हम इनके अंडर ही पैकिंग करेंगे। और पैकिंग करने के बाद जो कार्डबोर्ड्स में डालकर इनकी वेयर हाउस में जो भी मतलब रखा जाता है
उसकी भी टेस्टिंग होगी कि इनके पास कितना बड़ा वेयर हाउस है, किसी भी इंडस्ट्री के पास कितना लार्ज वेयर हाउस है। जितना लार्ज वेयर हाउस होगा उतना ज़्यादा हम उसके अंदर मतलब कि स्टोर करके रख सकते हैं मटेरियल को। इसके अलावा है कि जो वेयर हाउस है उसके भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि उसमें क्लीनिंग होनी चाहिए, सैनिटाइजेशन होना चाहिए, उसमें इंसेक्टिसाइड्स नहीं होने चाहिए, ज़्यादा फ्लोर स्पेस होना चाहिए ताकि हम ज़्यादा मटेरियल को स्टोर कर सकें। इसके अलावा वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ की ह्यूमिडिटी जो है वो सेट होनी चाहिए, उनके अंदर मशीन्स लगी होनी चाहिए जिससे कि जो टेम्परेचर हमें चाहिए वो हम रेगुलेट कर सकें वहाँ पर एनवायरनमेंट में, जिससे कि जो मटेरियल है हमारा ख़राब ना हो। क्योंकि ले इतनी कॉस्टली मेडिसिन अगर मिनट में ख़राब हो जाएंगी तो वो सारा का सारा इंडस्ट्री के ऊपर मतलब कि इंडस्ट्री के लिए लॉस होगा। तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी आती हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर। और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में क्या आएगा? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में आएगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे हमने रॉ मटेरियल मंगाया तो उसके लिए क्या होगा, उसका ध्यान रखने के लिए QC और QA, ये दोनों जो लैब हैं, ये दोनों जो डिपार्टमेंट है, ये रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करेंगी, रॉ मटेरियल को रिसीव करेंगी, बिल्स रिसीव करेंगी। ये सारा काम अच्छे से हो ताकि हमें पता लगे कितनी कॉस्ट लगी है रॉ मटेरियल पे और कैसा रॉ मटेरियल आया है, किस क्वालिटी का आया है, अच्छी क्वालिटी का है भी या नहीं। तो ये सारा कुछ QA QC मैनेज करेंगी। इसके बाद रॉ मटेरियल का जो हम एक्सीपिएंट के साथ मिक्स करके क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। ये जो प्रोडक्शन है इसके लिए हम पहले स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि कितना प्रोडक्शन हमने करना है, कितने मतलब कि ml लेना है, ये कितने ग्राम लेना है, वो सब कुछ हम क्या है पहले से हम क्वांटिटी सेट करेंगे, इसका कैलकुलेशन लगाएंगे। उसके बाद हम उस कैलकुलेशन को चेक करवाएंगे QA QC से। उसके बाद हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन के दौरान जब प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन के दौरान क्या करेंगे, हम इन बिटवीन प्रोडक्शन हम सैम्पलिंग करेंगे और उसकी टेस्टिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा बनने के बाद क्या होगा, अगर कोई ख़राबी आती है प्रोडक्शन के टाइम में तो वो क्या होगा कि पूरा का पूरा बनने के बाद सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद इन बिटवीन सैम्पलिंग करते हैं कि अगर प्रोडक्शन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमें बीच में ही पता लग जाए ताकि हम प्रोडक्शन को बंद कर दें, ताकि हमारा सारा मटीरियल वेस्ट ना हो, प्रोडक्शन की जो सारी इक्विपमेंट वगैरह हैं वो सब वेस्ट ना जाए। दूसरा है कि हम प्रोडक्शन करने से पहले पूरा वैलिडेशन करते हैं। वैलिडेशन अभी मैं आपको बताऊँगी। इसके बाद वैलिडेशन करते हैं मतलब हम मशीन्स को चेक करेंगे कि मशीन अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही है, काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो सारा हम वैलिडेट करते हैं। तो इक्विपमेंट्स का वैलिडेशन होगा प्रोडक्शन से पहले और प्रोडक्शन के बाद। और उसके बाद हम अच्छे से क्लीनिंग करेंगे हर चीज़ की, और इक्विपमेंट्स की अच्छे से क्लीनिंग होनी चाहिए। पहले सैनिटाइजेशन होना चाहिए, मशीन्स इक्विपमेंट्स का भी सैनिटाइजेशन होना चाहिए, उसके बाद प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रोडक्शन होने के बाद फिर दोबारा से सैम्पलिंग होगी और टेस्टिंग होगी। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में आता है। और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ये सिखाती है कि हमें जो भी काम करना है वो स्टैंडर्ड से मैच करके उसको फॉलो करके ही करना होता है। तो ये पूरा आपका कंप्लीट होता है CGMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अब इसके बाद हम बात करेंगे कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन। ये दो डेफिनेशन पढ़नी है हमने। कैलिब्रेशन क्या होता है? तो कैलिब्रेशन क्या होता है? कैलिब्रेशन इज डिफाइंड एज टू एंश्योर एक्यूरेसी एंड एफिकेसी ऑफ इक्विपमेंट। हम यहाँ पे एफिकेसी की जगह मेजरमेंट भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली कैलिब्रेशन होता क्या है? कैलिब्रेशन होता है कि हम इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि हम इंश्योर करते हैं किसी भी इक्विपमेंट को यूज़ करने से पहले कि उसका जो मेज़रमेंट है और जो एक्यूरेसी है वो सही है या नहीं है। हम किसी भी चीज़ को मतलब कि मेज़र करते हैं, जैसे कि हम किसी का भी वेट मेज़र कर रहे हैं तो वो जो इक्विपमेंट है वेट करने का वो क्या है, वो पूरा का पूरा, जैसे हम किसी भी चीज़ को वेट करने से पहले वेट करने से पहले ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। एग्ज़ाम्पल कि कोई भी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 से ही होना चाहिए। अगर 0 से है तो ये क्या है, ये कैलिब्रेटेड है, मतलब कि ये एक्यूरेट है। अब जो भी वेट आएगा वो वेट इसके ऊपर रखने से आएगा। अब मान लो कि ये क्या है, ये कैलिब्रेशन नहीं किया हुआ, ये कैलिब्रेटेड नहीं है वेट की जो मशीन है,
तो ये क्या होगा, हम कोई भी इस पे मटेरियल रखेंगे तो वो गलत वेट बताएगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा ज़ीरो से आगे है, ये ज़ीरो पे नहीं है पूरा एग्जैक्ट, क्योंकि ये कैलिब्रेटेड नहीं है। तो हमें इसको कैलिब्रेशन करना ज़रूरी है, इसको एक्यूरेट मेज़रमेंट करना ज़रूरी है। तो हमें क्या करना है, पहले हम इक्विपमेंट्स की कैलिब्रेशन सही करेंगे, इसको ज़ीरो पे लेके आएंगे, तभी हम इसको मेज़र करेंगे कोई भी इसके ऊपर मतलब प्रोडक्ट रखकर, जिससे कि एक अच्छा एक्यूरेट मेज़रमेंट आए किसी भी ड्रग का या प्रोडक्ट का। अगर मेज़रमेंट ही सही नहीं आएगा, हमें लेना है 4 ml, ठीक है, या फिर हमें लेना है 4 mg, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये जो कैलिब्रेटेड नहीं है, ये कैलिब्रेटेड नहीं है पूरा, ये मान लो 1 पे है, ये कैलिब्रेटेड नहीं है, तो हमें 4 mg लेना है। तो ये कहाँ पे जाके रुकेगा, ये 5 पे जाके रुकेगा। क्यों? क्योंकि ये 1 mg जो था वो इसमें कैलिब्रेटेड नहीं था, ये पहले से ही क्या था 1 mg पे था, ये 0 पे नहीं था। तो ये क्या है कि हमने 4 mg जो ड्रग लेनी है वो हमारी आएगी 5 mg। क्यों? क्योंकि ये जो इक्विपमेंट था वो कैलिब्रेटेड नहीं था, सही मेज़रमेंट नहीं हो पाएगा उसमें। तो ये एग्जाम्पल है। तो हम जो भी मतलब कि कैलिब्रेशन हम करते हैं वो हम किस लिए करते हैं, कि राइट मेज़रमेंट के लिए और एकदम एक्यूरेट प्रोडक्ट लेने के लिए। हमें जो 2 ml लेना है वो हमें 2 ml ही मिले, हमें 2 mg लेना है तो हमें 2 mg ही मिले, वो 2 से 3 ना हो और 2 से 1 ना हो। इसीलिए हम कैलिब्रेशन करते हैं इक्विपमेंट्स का। और इक्विपमेंट्स का कैलिब्रेशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ड्रग्स हैं वो हमें एक्यूरेसी के साथ चाहिए। अगर हमें 1 mg की ड्रग बनानी है तो अगर वो 1.1 भी हो गई तो वो बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। तो इसलिए जो पोटेंट ड्रग होती हैं वो थोड़ा सा अमाउंट बढ़ने पर भी बॉडी में एकदम से टॉक्सिसिटी हो सकती है, और कम होने पर वो हो सकता है कि एक्शन ही ना करे ड्रग। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ड्रग बनाने का जब वो एक्शन नहीं करेगी। और अगर मान लो थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए, अगर एक्यूरेट नहीं है हमारा इक्विपमेंट, तो ज़्यादा होने की वजह से, टॉक्सिसिटी की वजह से कोई भी पेशेंट को एलर्जी और कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं मेडिसिन से। तो इसलिए जो अगर मेडिसिन की बात करें तो हमें बिल्कुल एक्यूरेट एकदम मेज़रमेंट हमारा जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। इसीलिए हम एक्यूरेट मेज़रमेंट करने के लिए हम हर इक्विपमेंट को कैलिब्रेट करते हैं। तो कैलिब्रेशन करना इसलिए ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें नॉर्मल शॉप्स की, तो अगर हम कोई सामान लेने गए, दाल लेने गए, कुछ भी लेने गए XYZ, तो हम कुछ भी मेज़र कर सकते हैं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब कि कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाए तो चलेगा, क्योंकि वो खाने की चीज़ है। बट ये क्या है, ये मेडिसिन है, इसमें हम थोड़ा सा भी ऐसे एक्यूरेसी को कम नहीं कर सकते, इसमें एकदम एक्यूरेट होना चाहिए ताकि साइड इफ़ेक्ट्स ना आए। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लास्ट डेफिनेशन की, जो है वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होता है? वैलिडेशन होता है किसी भी चीज़ को वैलिडेट करना। वैलिडेट मीन्स किसी भी चीज़ को टेस्ट करना कि वो कैलिब्रेटेड है या नहीं है। तो ये कैलिब्रेशन से रिलेटेड है कि जो हमने इक्विपमेंट को कैलिब्रेट कर दिया, हमने कैलिब्रेशन कर दिया किसी भी इक्विपमेंट का, तो अब उसको टेस्ट कैसे करेंगे कि वो कैलिब्रेटेड है या नहीं है, वो एक्यूरेट हुआ या नहीं हुआ, तो हम उसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेशन करने से हमें पता लगेगा कि वो जो इक्विपमेंट है वो कैलिब्रेशन हो चुका है या नहीं हुआ है। तो जो वैलिडेशन है ये क्या है, डिफाइंड एज टू एंश्योर कैलिब्रेशन, एक्यूरेसी एंड एफिकेसी ऑफ इक्विपमेंट। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि वैलिडेशन क्या होता है। वैलिडेशन होता है कि हमने जो भी इक्विपमेंट को कैलिब्रेट किया है या उसको एक्यूरेट बनाया है तो उसको वैलिडेट करा जाता है। वैलिडेशन करना ज़रूरी है जिससे हमें पता लगेगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो सही से होगा या नहीं होगा। अगर हमने वैलिडेट ही नहीं करा, हमने मतलब मशीन को चला दिया, दवाई मेडिसिन बनानी शुरू कर दी और हमने उसको वैलिडेट नहीं करा, तो हमें डाउट रहेगा कि हो सकता है कि ये मेडिसिन सही वेट की नहीं बनेगी, सही हार्डनेस की नहीं बनेगी, और बनने के बाद हम टेस्टिंग करेंगे तो सारे टेस्ट गलत आएंगे क्योंकि हमने उसको मशीन्स को वैलिडेट ही नहीं करा था। तो वैलिडेट करना इसलिए ज़रूरी होता है जिससे कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो एकदम सही आए, जो मेडिसिन है वो एकदम सही से बने। तो इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है लेआउट ऑफ बिल्डिंग प्लान, इसके अलावा जो वैलिडेशन, कैलिब्रेशन और CGMP ये हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू।